हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एंजाइम के एक न्यू पार्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अपन ने जो लास्ट टॉपिक चला रखा है वो एंजाइम का चला हुआ है। एंजाइम में लगभग टॉपिक हो चुके हैं। और देखो, कुछ इनहिबिटर्स हैं एंजाइम की। इनहिबिटर्स तीन प्रकार के होते हैं: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स कॉम्पिटिटिव, या फिर कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, इस प्रकार से तीन टाइप्स के इनहिबिटर होते हैं। इन तीन प्रकार के जो इनहिबिटर है, इनकी वीडियो पहले से मैंने बना रखे हैं, तो उनको मैं प्ले लिस्ट में, इसी प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो वहां से जो इनहिबिटर का पार्ट है, वो तीन पार्ट है, वो जरूर वहां से देख लें, क्योंकि वो तीनों पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनमें से हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी अपन छोटा सा पार्ट आगे अपन स्टार्ट करते हैं। और खासतौर से कोई भी स्टूडेंट जो CSIR नेट की या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है। और इससे पहले इसके मैं लिंक में डाल दूंगा। जो भी स्टूडेंट एक महीने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उनके लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है। जहां तक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले प्ले लिस्ट में एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, विशेष तौर से जो ये डाउट में ऐसे इतने से टाइम में हम तैयारी कैसे करें या क्या स्मार्ट स्टडी करें, उसके लिए मैंने छोटा सा क्लिप बनाई है। इतनी कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को शायद समझ में आए, तो इसीलिए मैं उसको प्ले लिस्ट में या फिर अपन कहें उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ओपन कर लेना। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजाइम टॉपिक चल रहा था। एंजाइम में आज अपन बात करेंगे आइसो एंजाइम्स। ठीक है, आइसो एंजाइम्स भी एक एंजाइम्स का टाइप है। ठीक है, पहली बात तो इसमें देखो, आइसो एंजाइम जहां भी टर्म आए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा वो नहीं आएगा। इसमें सिर्फ आएगा कि आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे एंजाइम्स जो स्ट्रक्चरली हो सकता है डिफरेंट हो सकता है एक ही जीन के दो एलील के द्वारा कोड किए गए हो, लेकिन सेम रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं। ठीक है, कैटलाइज के लिए कैसे हैं वो दोनों सेम है, और स्ट्रक्चरली वो कैसे हैं डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो डिफरेंट हो लेकिन सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हो। सेम रिएक्शन क्या करता हो, कैटलाइज्ड करते हो। इसका मतलब फंक्शनली कैसे है, ये सेम है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ये भी कह सकते हैं अपन। डिफर एंड फंक्शनली सिमिलर हो, ये हमेशा सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ये एक ही जीन के दो एलील्स के द्वारा कोड किए गए हो, मे बी कोडेड बाई एलील ऑफ जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग एलील के द्वारा इनको कोड किए गए हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम जिनमें कैटालाइटिक जो साइट है वो कैसी होती है, सेम होती है। ऐसे एंजाइम में कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट कैसी होती है, सिमिलर होती है। इसीलिए इनके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सेम सबस्ट्रेट और सेम ही केमिकल रिएक्शन, सेम ही केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना दूं इसका, कि जैसे मान लो कि कोई जीन है,
ये कोई जीन है, इस जीन के एलील है, यहां पर अपन देखें ये कोई एलील है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसको, ये जो एलील है इसको अपन ए लिख सकते हैं और इसको अपन बी लिख सकते हैं, ए और बी। इन दोनों ने प्रोटीन को कोड किया है, ठीक है। तो प्रोटीन कुछ इस प्रकार से सपोज इन्होंने कोड किया है, कुछ इस प्रकार से कोड किया है, कुछ इस प्रकार से कोड किया है, ठीक है। स्ट्रक्चरली कैसे है, ये डिफरेंट है, ये ए एंजाइम है और ये बी एंजाइम है। स्ट्रक्चरली कैसे हुए, डिफरेंट हुई। अब ये जो रिएक्शन कैटलाइज करेंगे तो ये सबस्ट्रेट है ए प्लस बी, कोई सबस्ट्रेट है, इसको ये कैटलाइज करता है और कोई सी प्रोडक्ट बनाता है। सेम इसी प्रकार से ये भी सी रिएक्शन को करता है, ए प्लस बी, और क्या बनाता है, सी प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब फंक्शन दोनों का कैसा है, सेम है। स्ट्रक्चर अलग अलग बने हैं, दोनों का प्रोडक्शन अलग अलग जगह हुआ है, लेकिन रिएक्शन कैसे कैटलाइज कर रहे हैं, सिमिलर रिएक्शन। ये भी ए प्लस बी को सी में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी ए प्लस बी को सी कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए और बी जो बाइंड हो रहा है वो कहां पे बाइंड हो रहा है, कैटालिटिक साइट। तो यहां पर भी सेम है, ए प्लस बी कहां पे बाइंड हो रहा है, कैटालिटिक साइट। इसका मतलब कह सकते हैं अपन कि ऐसे जो एंजाइम होते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग जरूर होती है, लेकिन इनकी जो एक्टिव साइट है वो साइट कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये सभी जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कहलाएंगे, आइसो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और सेम रिएक्शन क्या करते हैं, कैटलाइज्ड करते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में था। दूसरी चीज अपन देखें, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो आइसो एंजाइम है, जैसे अलग अलग आइसो एंजाइम है, मैंने आपको बताया आइसो एंजाइम ए, आइसो एंजाइम बी, अलग अलग आइसो एंजाइम है। अलग अलग जो भी आइसो एंजाइम होंगे वो सेम जगह पर पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शन सेम है। तो सेम फंक्शन है तो ए प्रकार का कर सकता है, वहां पर बी वाले की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये एक स्थान पर एक प्रकार के ही होते हैं। आइसो एंजाइम ही प्रेजेंट होते हैं, एक जगह पर एक ही प्रकार के होते हैं। हो सकता है एक ही ऑर्गन में एक ही प्रकार का पाया जाता हो, ये भी कह सकते हैं अपन, एक ऑर्गन में वन टाइप ऑफ आइसो एंजाइम, ठीक है। एक ऑर्गन में एक ही टाइप का आइसो एंजाइम अपना फंक्शन रोल प्ले करता है। हो सकता है दूसरे आइसो एंजाइम प्रेजेंट हो लेकिन वो दूसरी टाइम पर एक्सप्रेस होते हो। अगर एक ऑर्गन में मोर देन वन आइसो एंजाइम प्रेजेंट, यदि एक ऑर्गन में एक से अधिक आइसो एंजाइम प्रेजेंट हुआ तो भी वो एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते हैं। एक ऑर्गन में मोर देन वन आइसो एंजाइम प्रेजेंट तो अलग अलग टाइम पर एक्सप्रेस होंगे।
ठीक है, अलग अलग टाइम पर एक्सप्रेस होते हैं। इस आधार पर भी ये जो एंजाइम आइसो एंजाइम दो प्रकार के अपन उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप लोग ये उतार लो। तो यहां पर अपन देखें टाइप्स। आइसो एंजाइम की ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला अपन देखें स्पेशियल टाइप, सेकंड अपन देखें तो ये टेम्पोरल टाइप आ जाएगा। टेम्पोरल टाइप, ठीक है। इसमें स्पेशल का मतलब यहां पर है कि ये सेम आइसो एंजाइम जो प्रेजेंट होंगे वो हमेशा अलग अलग ऑर्गन में एक्सप्रेस होते हैं, एक ऑर्गन में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। एक ऑर्गन में वन टाइप आइसो एंजाइम ही एक्सप्रेस, एक ऑर्गन में एक ही होगा। जैसे हो सकता है कि यहां पर एक वन इन मसल another इन हार्ट। एक अगर मसल्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो दूसरा उसका आइसो एंजाइम कहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, हार्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से एक लीवर में तो दूसरा किडनी में, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप्स के बोलते हैं। सेकंड अपन देखें टेम्पोरल, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसका टेम्पोरल का टाइम है टाइम, मतलब एक ही ऑर्गन में अगर प्रेजेंट है तो अलग अलग टाइम पर एक्सप्रेस होते हैं। मोर देन वन आइसो एंजाइम बट एक्सप्रेस अलग अलग टाइम पर एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। हो सकता है जैसे अपन बात करें, एक तो है वो मॉर्निंग में एक्सप्रेस हो तो दूसरा नाइट में एक्सप्रेस हो, एक हो सकता है इवनिंग में हो तो दूसरा अर्ली मॉर्निंग में हो, लेकिन टाइम का हमेशा उनमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं, टेम्पोरल टाइप्स का अपन कह सकते हैं। दूसरी से अपन देखें कि इनकी कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं आइसो एंजाइम्स की। ये सेल की सेलुलर एक्टिविटी को हमेशा कंट्रोल या रेगुलेट बनाए रखते हैं, ठीक है। एंजाइम की अपन एक एग्जाम्पल देखें अपन, एग्जाम्पल अपन देखें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, ठीक है, ये एक एंजाइम है नॉर्मल, ठीक है। ये एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर फंक्शन करता है, ठीक है, और लैक्टेट का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है,
ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें कि जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एंजाइम है, एक तो अपन थे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात कर रहे हैं। तो देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मैंने आपको बता दिया। पहली चीज तो ये बनता कहाँ पे है या किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और इसका फंक्शन क्या है, ये देखो खास तौर से एनएरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो ग्लूकोज होता है कहां से प्राप्त होता है अपने को, फूड के मेटाबॉलिज्म से आपको ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है वो किस में जाता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है, अपने पास बनता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है, 3 कार्बन का मोलिक्यूल, ठीक है। दूसरी चीज ये पायरुवेट जो है, देखो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो ये पायरुवेट किसमें एंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और ये किसमें जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होगा, क्रेब साइकिल, और इससे क्या बनेगी, एनर्जी। इससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो ये अपनी सेल की प्रोसेस के लिए जरूरी है ये चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें कि अगर पायरुवेट ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, 2 कंडीशन है। एक तो ये पाथवे तो है वो तो एरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक श्वसन है। ये कैसा है, एनएरोबिक श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। ऑक्सीजन एब्सेंट है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो वहां पर कौन सा एंजाइम रहता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट में हो गई। लैक्टेट में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो एक तो इसमें होती क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, नॉट एनर्जी, ठीक है। ये इसमें क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता उसके साथ साथ किसी भी टिश्यू, मसल्स, हार्ट, किसी भी सेल्स के अंदर जहां पर एनएरोबिक प्रोसेस हो रही है वहां पर लैक्टेट की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। लैक्टेट एक एक्यूमुलेट होना, इसका एक्यूमुलेशन, इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी की क्या आती जाएगी, डेफिशिएंसी आती जाएगी। मैंने आपको बता दी, इस पाथवे से चलोगे तो एनर्जी बनेगी, पाथवे से चलोगे तो एनर्जी नहीं बनेगी। तो जहां पर आप एक्सरसाइज करते हो, अपना दौड़ लगाते हो या कोई भी किसी प्रकार का वर्क, हार्ड वर्क करते हो, उस टाइम पे अपने बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी आने के साथ साथ अपने बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलने लगता है, जिसके कारण से लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होना, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड बनता है तो देखो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उस टाइम में एसिड बन रहा है, मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एसिड बढ़ना मतलब पीएच का कम होना। साफ से नीचे वाले को अपन एसिड बोलते हैं, ऊपर वाले को एल्कलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो पीएच कम हो रही है, ठीक है। लैक्टेट एक्यूमुलेट, पीएच डाउन हो रही है, दोनों ही कंडीशन ऐसी क्रिएट करती है एक्यूमुलेशन होने के कारण से कि अपनी बॉडी के अंदर थकान होने लगती है। क्या होने लगती है, थकान होने लगती है, ठीक है। इसीलिए अपन जब भी देखते हैं कि आप थोड़ा सा रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, तो उस टाइम में अपने पैरों में थकान होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन से होता क्या है, एक्सरसाइज में अपनी बॉडी में थकान होने लगता है, मसल्स में एक्यूमुलेट होने लगता है। मसल्स में कौन सा रेस्पिरेशन चलने लगता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलने लगता है, जिसके कारण से वहां पर लैक्टेट बढ़ने लगता है।
लैक्टेट की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण से एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाती है और आपको थकान होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज अपन देखें कि जैसे हार्ट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी रनिंग करते हो, उस टाइम पे मसल्स आपकी थक जाती है, जबकि हार्ट जो है वो लाइफ टाइम जब तक आप सर्वाइव करते हो, लाइफ स्पेनिंग होती है सबकी, तो उस टाइम तक आप थकान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हार्ट है वो कंटिन्यू आपको पंपिंग करता है, ब्लड पंपिंग करता है, तो वो कंटिन्यू वर्क करता है, उसमें कभी थकान क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें लैक्टेट एक्यूमुलेट नहीं होता है। लैक्टेट एक्यूमुलेट नहीं होता, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें एनएरोबिक कंडीशन नहीं पाई जाती। एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन की कमी कभी भी उसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि आप जब भी श्वसन करते हो, आप रेस्पिरेशन करते हो, ऑक्सीजन हार्ट से होके अपने से गुजरती है, क्योंकि हार्ट में जाती है तो वहां से क्या होती है, ब्लड को सप्लाई करता है, इसलिए उसमें कभी भी एनारोबिक कंडीशन आती नहीं है। और नहीं आती है इसका मतलब लैक्टेट अपन ये कहें फर्मेंटेशन कहें या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन है हार्ट में नहीं होता है, जिसके कारण से लैक्टेट एक्यूमुलेट नहीं होने के कारण से हार्ट में कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। यही कारण है कि उसमें हार्ट में थकान क्यों नहीं होती, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात कर रहे थे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक टेट्रामर प्रोटीन स्ट्रक्चर है। कैसा है? टेट्रामर है। टेट्रामर देखो, ये होमोपोलीमर भी हो सकता है और हेट्रोपोलीमर भी हो सकता है। ठीक है, होमो या हेट्रोपोलीमर ये हो सकता है। जनरली ये जो टेट्रामर है इसमें 4 यूनिट होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 4 यूनिट, फोर सब यूनिट होती है। ठीक है, इनकी 4 सब यूनिट कैसी कैसी हो सकती है? जैसे अपन बात करें कि मसल्स की बात करें, मसल्स में अपन कह सकते हैं M4। मसल्स में चारों जो यूनिट होती है वो मसल्स के जीन M के द्वारा डिनोट किया जाता है। कौन सा जीन होता है इसमें? जीन M के द्वारा 4 प्रोटीन कोड की जाती है, चारों मिलकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। और ये टेट्रामर स्ट्रक्चर बनती है। हार्ट में भी एंजाइम पाया जाता है, लेकिन एनोरोबिक कंडीशन नहीं आती, तो हार्ट में पाया जाता है तो उसे अपन ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहां पर जीन एच पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अदर ऑर्गन देखें। अदर ऑर्गन देखें तो उनमें हो सकता है M3 H स्ट्रक्चर हो, मतलब 3 तो M जीन के द्वारा कोड की गई हो, एक H के द्वारा कोड की गई हो। दूसरी है यहां पर M2 H2, 2 सब यूनिट M की हो और 2 सब यूनिट H की हो, या फिर MH3, 1 सब यूनिट M की हो और 3 सब यूनिट H की हो। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। ठीक है, एक एग्जांपल और देख ले अपन। ये जो आइसो एंजाइम है, ब्लड में एक मार्कर प्रोटीन के रूप में भी पाया जाता है। मार्कर एंजाइम के रूप में भी पाया जाता है। जैसे चोट लगती है, ब्लडिंग होती है, उस टाइम में ये एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन बात करते हैं केराटिन काइनेज।
केराटिन काइनेज। ठीक है, केराटिन काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो खासतौर से एनर्जी को रिजर्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है। एनर्जी स्टोरेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो प्रोटीन है ये कैसी होती है? डाइमेरिक होती है। पहली बात तो इमरजेंसी एनर्जी को सोर्स होता है। ये अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। जैसे अपन देखें, डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है इसकी। पहली बात है अपन देखें ब्लड में। ब्लड में दोनों सब यूनिट ब्लड की होती है, B2 जीन के द्वारा कोड की जाती है। दूसरी चीज अपन मसल्स में देखें तो दोनों यूनिट M की पाई जाती है। जबकि हार्ट में देखें तो हार्ट में M और B यूनिट देखने को मिलती है। ठीक है ना, M और B दोनों से मिलकर बना, क्योंकि ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज अपन देखें कि ये कैसे वर्क करता है, तो अपन देखें यहां पर केराटिन प्लस एटीपी। जैसे एटीपी या एनर्जी है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मात्रा ज्यादा है, कुछ टाइम पे बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा है। उस एनर्जी को रिजर्व करने के लिए जो एटीपी वो किसके साथ बाइंड हो जाएगी? केराटिन के साथ में बाइंड हो जाएगी और यहां पर बन जाएगा केराटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी। इसके रूप में इसको क्या कर लिया जाएगा? स्टोर। इसको एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा। जैसी एनर्जी की कभी आवश्यकता पड़ेगी उस टाइम पे इसको यूज में लिया जाएगा। और यहां से क्या होगा, जैसे एटीपी और ये फॉस्फेट दे देगा तो यहां पर बन जाएगा एटीपी। ठीक है, तो इस एनर्जी को यूज में ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं इमरजेंसी एनर्जी रिसोर्सेस के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। केराटिन प्रोटीन को, केराटिन एक फॉस्फेट के रूप में स्टोर की जाती है, तो केराटिन फॉस्फेट के रूप में स्टोर की जाने वाली एक एनर्जी है। इस फॉस्फेट को यूज में लिया जा सकता है जब इसको आवश्यकता होती है। इसको खास तौर से जो केराटिन फॉस्फेट जो है, इसको खास तौर से एक्यूमुलेट किया जाता है मसल्स में। इसको एक्यूमुलेशन में यूज में लिया जाता है। और इमरजेंसी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, लेकिन इमरजेंसी में आप इसको रीयूज में ले सकते हो और ये अपना फॉस्फेट दे देगा। फॉस्फेट से एटीपी बन जाएगा और एटीपी है वो आपकी एनर्जी के रूप में यूज में आ जाएगी। तो ये छोटा सा लेक्चर था आज का अपना। इसमें जो भी चीजें पॉसिबल हुई, जो चीज मैं आपके साथ में शेयर कर सका, वो सभी चीजें मैंने कोशिश की आपके साथ में शेयर कर सकूं। और इसी के साथ में अपना जो आज का लेक्चर है वो यहाँ लगभग कंप्लीट होता है। और एंजाइम के बाद में एक न्यू टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का तो टाइम हो गया है, क्योंकि इतने ही टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए अपने चैनल के ऊपर, देखते रहिए और अपने वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और मैंने आपको बताया है, एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कैसे तैयारी करें सेट की, उससे रिलेटेड आप जरूर देखिए उसको। ओके गाइज, थैंक यू फ्रेंड्स।